नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसमें जिस प्रकार के प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में पूछे जाते हैं, जो लेवल होता है उस हिसाब से इसमें 24 से 50 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। 25 प्रैक्टिस सेट तो है ही, साथ में 3 साल पेपर भी है इसमें पिछली भर्तियों के। इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया, चाहे वो हिंदी हो, सामान्य सचेतता हो यानी कि रीजनिंग हो, अंग्रेजी हो या गणित हो। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये प्रश्न दिए हुए हैं, उसके बाद में ये उत्तर दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर उत्तर की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी की। बिहार पीसीएस में पेपर लीक विवाद ने बढ़ाई यूपी के अभ्यर्थियों की चिंता। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर के यूपीपीएससी ने किया खास इंतजाम। बिहार पीसीएस में पेपर लीक विवाद ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों की चिंता भी बढ़ा दी है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। हालांकि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस बार परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। ऐसे में पेपरों की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चुनौती है। 11 फरवरी 2024 को आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद यूपीएससी ने 11 मार्च 2024 को प्रस्तावित पीसीएस की परीक्षा स्थगित कर दी थी। यह सूचना और भी समाचार पत्रों में दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी चौकन्ना है कि ऐसा ना हो कि इस बार किसी चीज को लेकर के हंगामा हो जाए, क्योंकि कई बार पहले ही पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित हो चुकी हैं। लिखा है कि इस बार कुछ बदलाव भी होंगे परीक्षा में। लिखा 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पहली बार नई गाइडलाइन के अनुसार होगी। पहली बार परीक्षा में 3 अलग अलग रंगों की ओएमआर शीट होंगी। प्रश्न पत्रों को डिजिटल लॉक वाले बक्सों में सुरक्षित रखा जाएगा। संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान के लिए आइरिस स्कैनिंग की जाएगी। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर नजर रखेगा। अगली सूचना सीटेट की है। लिखा है दूसरे के स्थान पर परीक्षा देती 4 युवतियों समेत 6 लोग पकड़े गए हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में रविवार को दूसरे की जगह परीक्षा 4 महिला साल भर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बायोमेट्रिक मिलान के दौरान इनकी गड़बड़ी पकड़ में आ गई। और प्रयागराज में कटरा स्थित डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में देवरिया के पांडे चितला मांझा निवासी बिंदवासिनी पुत्री सुभाष सिंह, मऊ के घोसी खानपुर निवासी मंजू यादव के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। नैनी में शकुन विद्या निकेतन में महाराजगंज के माया बाजार निवासी पूजा गुप्ता पुत्री ध्रुव गुप्ता को चित्रकूट के करबी क्षेत्र की ममता देवी पत्नी सुनील कुमार के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया। अरे वाह! कुल मिलाकर के महिलाएं और छात्राएं भी किसी से कम नहीं है, एक चीज निकल करके आ रही है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ज्यादातर उसमें आजकल महिला सालभर भी गिरफ्तार होती हैं। हालांकि पहले भी ये लोग दूसरी जगह परीक्षा देती थी, लेकिन महिलाओं पर ज्यादा शक नहीं होता था। जब पेपर लीक सालभर गैंग पर कार्रवाई होने लगी तो शक सभी पर बढ़ने लगा और जांच की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है। पहले तो छात्राओं की जांच ही नहीं होती थी, जिसका भरपूर लाभ ये उठाती थी, लेकिन जब से जांच तेज कर दी गई है, बायोमेट्रिक जांच होने लगी है, आधार वेरिफिकेशन होने लगा है, तो उससे ये लोग पकड़ में आने लगी हैं। एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में आज पेश नहीं होगा। लिखा है कि सरकार ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पेश करने की योजना को वित्तीय कामकाज पूरा होने तक टाल दिया है। 2 विधेयकों संविधान 129वां संशोधन विधेयक केंद्र शासित प्रदेश कानून को सोमवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सूत्रों के अनुसार एक देश एक चुनाव विधेयक को अब सप्ताहांत लाया जा सकेगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगली जो सूचना है वो भी बीपीएससी की है। लिखा है बीपीएससी परीक्षा में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई होगी। पटना जिला प्रशासन ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी है बापू परीक्षा केंद्र जांच की रिपोर्ट। तो वहां पर हंगामा हो गया था एक परीक्षा केंद्र में और लिखा है कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिसर में प्रारंभिक परीक्षा के दौरान 13 दिसंबर को उपद्रव करने वाले छात्रों पर बीपीएससी कार्रवाई करेगा। पटना जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्र पर हंगामे की जांच रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है। सोमवार को यानी आज आयोग के वरीय अधिकारी इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को लेकर बैठक करेंगे। माना जा रहा है उपद्रवी छात्रों को बीपीएससी परीक्षा से डिबार करने का निर्णय लिया जाएगा। इस बीच जिला प्रशासन की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि कुछ उपद्रवियों ने बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कराने के लिए यह हंगामा किया था। इस परीक्षा केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक की भी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। और लिखा है कि जाम नहीं रहता तो केंद्राधीक्षक की बच सकती थी जान। मजिस्ट्रेट ने डीएम को भेजी है रिपोर्ट और उसमें कहा है कि जिस समय बीपीएससी के परीक्षार्थी हंगामा कर रहे थे उसी समय सहायक केंद्राधीक्षक राम इकबाल सिंह को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन परीक्षार्थियों ने मुख्य सड़क को ही जाम कर दिया। एम्बुलेंस को देख करके भी रास्ता नहीं खाली किया गया। यदि उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद जान बच सकती थी। तो हंगामा हो, धरना प्रदर्शन हो, इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है या कोई इस तरीके की बात है तो विद्यार्थियों को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और जाने देना चाहिए।
अगली सूचना है, डीएम नहीं कर सकते हैं बेसिक स्कूलों का निरीक्षण, हाई कोर्ट ने कहा है। सिस्टम को बर्बाद करने में ऐसे आदेश जो है ना, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वैसे भी कौन जिलाधिकारी को पड़ी है जाने की, और जाते ही कितना है ये लोग औचक निरीक्षण करने। अगर ये जाते सभी विभागों में तो आज सभी विभाग दुरुस्त हो गए होते। अगर कोई जाता भी है तो उस पर भी रोक लगा दी गई। ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण और कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने डीएम के निर्देश पर किए गए निरीक्षण शिक्षिका के निलंबन आदेश को असंवैधानिक करार दिया। इसीलिए तो शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं ना, पूरा मनमौजी हो गए हैं, बाद बाद में कोर्ट चले जाते हैं। उनको पता कि कोर्ट जो है उनके पक्ष में रहेगी और उनकी नौकरी बच जाएगी। कोर्ट ने डीएम संबल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। किस अधिकार के तहत स्कूल के कार्यों में हस्तक्षेप किया। संबल के एक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका संतोष कुमारी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है। याचिका के अधिवक्ता चंद्रभूषण यादव का कहना है कि डीएम के निर्देश पर एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण करके शिक्षिका को खराब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित किया था। निलंबित ही तो किया था। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि कोर्ट ने कहा कि ये जो निलंबन वो अवैधानिक है। साथ में ये भी कहा है कि विद्यालय का निरीक्षण डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने किया है, और जिनको बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के निरीक्षण का हक नहीं है। बेसिक स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के तहत काम करते हैं। देखो ऐसा है ना कि जितने भी स्कूल हैं उनका विभाग है, सब मिले रहते हैं, पैसा ऊपर तक पहुंचता है, सेटिंग भी ऊपर तक रहती है, तो वो कोई भी विभाग हो अपने विभाग में जल्दी कार्रवाई इस तरीके से करता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि बेसिक के अधिकारी ही कार्रवाई कर सकते हैं। लिखा बेसिक स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के तहत काम करता है और पूरा परिषद मिला रहता है। इसका नियंत्रण बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास होता है। कोर्ट ने कहा कि डीएम राजस्व अधिकारी हैं जिनकी स्कूलों के कामकाज में कोई भूमिका नहीं है। अरे वाह! इसलिए प्रथम दृष्टया स्कूल के निरीक्षण का आदेश बिना क्षेत्राधिकार का है। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इसके लिए बराबर का जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने डीएम को यह नहीं बताया कि विद्यालय के निरीक्षण का आदेश देने का उनको अधिकार ही नहीं है। तभी तो बंटाधार हो रहा है ना इन सरकारी स्कूलों का। भगवान भरोसे हो जाएंगे बच्चे। डीएम निरीक्षण कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज छपी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा प्राथमिक स्कूल जहां 10 बजे के बाद पहुंचते हैं शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय पूरे दुर्बन में शिक्षकों के देरी से आने की शिकायत मिली है, जिसके लिए हेडमास्टर से सभी शिक्षकों के विद्यालय पहुंचने की फोटो मांगी गई है। यदि फिर से लापरवाही हो रही है तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये हाल है और इसका वीडियो वायरल हुआ है, इसकी वजह से ये न्यूज यहाँ पर आई है। लिखा है गांव के कुछ जागरूक अभिभावकों ने इसका वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो में रसोइयां स्कूल में तैनात शिक्षक शिक्षिकाओं की पोल खोल रही है। लिखा है इसमें रसोइयां ग्रामीणों के सामने वीडियो बयान देते हुए कह रही है कि विद्यालय के शिक्षक आदि हर रोज 10 से 11 बजे तक आते हैं, जबकि विद्यालय पढ़ाई शुरू करने के समय 9 बजे निर्धारित है, और इसके कुछ देर बाद ही सहायक अध्यापक वीडियो में स्कूटी से आते हुए नजर आते हैं। तो यह रवैया ज्यादातर विद्यालयों का है। इसीलिए कोई जो है प्राइमरी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। लंबी खिंचेगी सर्दी, कभी लिख करके आता है कि सर्दी लंबी खिंचेगी, कभी लिख करके आता है इस बार सर्दी कब रहेगी। पहले क्लियर कर लो कि क्या रहेगा। आरपीएससी राजस्थान से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था 3 दिन पहले। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन 575 पद हैं। 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर ये देखिए। और 21 से 40 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। rpsc.rajasthan.gov.in। इसमें अपीयरिंग के जो विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है। अतुल सुभाष को लेकर के भी कुछ जानकारियां दी गई हैं, और इसमें लिखा बेंगलुरु खुदकुशी प्रकरण में अतुल की पत्नी, सास और साला गिरफ्तार। झोंसी स्थित होटल में छिपी थी निकिता सिंघानिया की मां और भाई। बेंगलुरु पुलिस ने इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले में पत्नी, सास और साले को शनिवार सुबह गिरफ्तार किया है। पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 57 के रेलवे बिहार स्थित पीजी से गिरफ्तार किया, जबकि सास निशा और भाई को अनुराग को झोंसी स्थित प्रयागराज में है एक होटल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों की गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु स्थित अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 34 वर्षीय सुभाष का शव 9 दिसंबर को दक्षिण पूर्वी बेंगलुरु के एक घर में फंदे से लटका मिला था। उन्होंने खुदकुशी के जरिए लंबा वीडियो और 40 पेज का सुसाइड नोट भेजा था। वहीं पर इनके पिता का बयान है। लिखा इंसाफ मिलने तक विसर्जन नहीं होगा। अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वह अपने बेटे की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक पुलिस का सुभाष की पत्नी और ससुराल वालों की गिरफ्तारी के लिए आभार जताता हूं। मेरे बेटे को परेशान करने वाले सभी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि उसे न्याय मिले और उसकी आत्मा को शांति मिले। मुफ्त आधार अपडेट करवाना है तो उसका समय बढ़ा दिया गया है। लिखा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को निःशुल्क अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले अंतिम तारीख 14 दिसंबर थी, जिससे बढ़ाकर के 14 जून 2025। सूचना रीट शिक्षक भर्ती की है। कल देर शाम को विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, और इसके लिए 16 तारीख से आवेदन, यानी कि आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ये विस्तृत नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा।
आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।